नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है कचहरी का। आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी खंडवाल और कचहरी जब आपके लिए हम तैयार हैं इस वक्त लेकर, तो युद्ध पर सबसे पहले बात करेंगे। 50 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज की हकीकत क्या है? क्योंकि आज एक ऐसी खबर आई जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक दुनिया के बाकी देशों में भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। परमाणु बम, परमाणु धमकी, परमाणु प्रोग्राम, परमाणु हमले, इसके इर्द गिर्द इस वक्त युद्ध का पूरा नैरेटिव है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बात सिर्फ बातों तक सीमित है या फिर वाकई खतरा बड़ा है, खतरा ऐसा है जिसे इस वक्त दुनिया में चिंता है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या डोनाल्ड ट्रंप परमाणु हमले के बारे में सोच रहे थे? क्यों मैं ऐसा कह रही हूं, इसके लिए आप हमारी सबसे पहली स्टोरी, लीड स्टोरी बड़े ध्यान से देखिए। क्या दुनिया का अंत सिर्फ एक बटन की दूरी पर है? क्या कोई राष्ट्रपति सिर्फ सनक में आधी दुनिया को राख कर सकता है? पिछले 48 घंटे से वॉशिंगटन के गलियारों में एक ऐसी रिपोर्ट तैर रही है जिसने महाशक्तियों की नींद उड़ा दी है। दावा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर परमाणु हमला करने के बेहद करीब थे। क्या वाकई वो बटन दबने वाला था? आज हम उस डेथ बटन का सच डिकोड करेंगे। क्या ट्रंप परमाणु बम का बटन दबाने वाले थे? सोशल मीडिया पर न्यूज वीक की एक रिपोर्ट आग की तरह फैली है। CIA के पूर्व अधिकारी लैरी जॉनसन का दावा है कि 18 अप्रैल को पेंटागन में एक इमरजेंसी मीटिंग हुई। ट्रंप ईरान पर न्यूक्लियर अटैक के लिए कोड्स का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन ऐन वक्त पर सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन दीवार बनकर खड़े हो गए। कहा तो यहां तक गया कि ट्रंप की बेचैनी को देखते हुए उन्हें सिचुएशन रूम से दूर रखा गया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कोई राष्ट्रपति इतनी आसानी से इस बटन को दबा सकता है? यहां भी एक सिस्टम है। राष्ट्रपति की जेब में कोई फिजिकल लाल बटन नहीं होता है, उनके पास होता है न्यूक्लियर बिस्किट। ये एक प्लास्टिक कार्ड है जिस पर आइडेंटिफिकेशन कोड्स होते हैं। उनके साथ साई की तरह एक मिलिट्री ऑफिसर चलता है जिसके हाथ में न्यूक्लियर फुटबॉल यानी एक काला ब्रीफकेस होता है। इसमें हमले के विकल्प और कम्युनिकेशन के साधन होते हैं। हालांकि अमेरिका में कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति ही हैं, लेकिन परमाणु हमला शुरू करने के लिए एक 2 मैन रूल की चेन होती है। अगर मिलिट्री को लगे कि आदेश अवैध है तो वो उसे रोक सकती है, जैसा कि दावा है किया जा रहा है कि जनरल डैन केन ने किया। दुनिया में इस खबर ने हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि यूं भी ट्रंप जितनी तेजी से अपने बयान बदलते हैं, जितने इंपल्सिव वो अपने पब्लिक स्टेटमेंट्स में दिखाई देते हैं, ऐसे में उनके हाथ में इस बटन की संवेदनशीलता को आप समझ ही सकते हैं। अब आता है अगला सवाल, क्या सिर्फ अमेरिका में यह संभव है? बिल्कुल नहीं। रूस को ले लीजिए। पुतिन के पास शेगेट नाम का ब्रीफकेस है। यहां भी फैसला अकेले नहीं बल्कि रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ स्टाफ की सहमति से होता है। अब चीन में देखिए क्या सिस्टम है। यहाँ की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन हथियारों को कंट्रोल करती है, राष्ट्रपति अकेले फैसला नहीं लेते। ब्रिटेन में क्या होता है? यहाँ की व्यवस्था सबसे अनोखी है। PM लेटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट लिखते हैं, जो सीलबंद लिफाफे में परमाणु पनडुब्बियों में रखे होते हैं। ये तब खुलते हैं जब देश पूरी तरह तबाह हो चुका हो। तो देखिए, परमाणु खतरे काल्पनिक नहीं है, क्योंकि दुनिया युद्ध के हालातों में पहले भी परमाणु हमले देख चुकी है। ये खतरा सिर्फ दावों तक सीमित नहीं। अमेरिकी परमाणु वैज्ञानिक एंड्रयू हग के एक स्टिंग ने सनसनी मचा दी है, क्योंकि उन्होंने कैमरे पर यह कबूल किया है कि अमेरिका के पास आज भी नर्व एजेंट है, जैसे घातक रसायन मौजूद है जो फेफड़ों और दिल को सेकंड्स में जाम कर देते हैं। उन्होंने यहां तक स्वीकारा कि ईरान में हमलों के दौरान बच्चों की मौत को कोलैटरल डैमेज माना गया। कि तमाम कड़ियां एक ही तरफ इशारा करती हैं, परमाणु हथियारों की ये दुनिया जितनी सुरक्षित दिखती है या जिस सुरक्षा के दावे किए जाते हैं वैसा है नहीं। 18 अप्रैल की उस कथित मीटिंग का सच भले ही फाइलों में दब जाए, लेकिन इसने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम सिर्फ एक ट्रिगर की दूरी पर खड़े हैं। क्या ट्रंप परमाणु बम का बटन दबाने वाले थे? क्या ईरान पर परमाणु हमला होने वाला था? क्या ट्रंप के पास न्यूक्लियर कोड्स मौजूद थे?
क्या अमेरिकी जनरल ने ट्रंप को रोक दिया? पिछले कुछ घंटों से सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट तेजी से वायरल हुई। इस रिपोर्ट में जो दावे किए गए वो वाकई महायुद्ध की दशा और दिशा मोड़ सकती है। न्यूज वीक की रिपोर्ट में इस तरह की बातें हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अचानक न्यूक्लियर कोड्स इस्तेमाल करने का मन बना लिया। न्यूज वीक में CIA के पूर्व अधिकारी लैरी जॉनसन के हवाले से ये दावे किए गए हैं। रिपोर्ट कहती है, पूर्व CIA विश्लेषक लैरी जॉनसन ने एक पॉडकास्ट में दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर परमाणु हमला करना चाहते थे। उन्होंने न्यूक्लियर कोड्स इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने उन्हें रोक दिया। दावा किया गया कि यह घटना पेंटागन में 18 अप्रैल को इमरजेंसी मीटिंग के दौरान हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप को स्थिति की गंभीरता और उनके अधीर स्वभाव के कारण कुछ समय के लिए सिचुएशन रूम से दूर रखा गया था। कहा यह भी गया कि जनरल डैन कैन ने अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप को रोक दिया। जजिंग फ्रीडम पॉडकास्ट के दौरान जॉनसन ने यह विस्फोटक दावा किया। They had an emergency meeting Saturday night. And apparently, well, one report coming out of that meeting at the White House is that Trump wanted to use the nuclear codes, and General Dan Kane stood up and said no. He invoked his privilege as the head of the military, so to speak. It was apparently quite a blow up. There are pictures of Kane coming out of that meeting with his head down to the ground. So, you know, there's some very, very bizarre things going on in DC. महायुद्ध को लेकर इतना बड़ा दावा वाकई हैरान और सनसनी फैलाने वाला है। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई कोई ऐसी मीटिंग हुई थी? क्या शनिवार को ट्रंप और जनरल केन की मुलाकात हुई थी? क्योंकि खबर को लेकर तरह तरह के वर्जन सामने आ रहे हैं। कई रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि 18 अप्रैल को इस तरह की कोई मीटिंग नहीं हुई। 16 अप्रैल को पेंटागन की ब्रीफिंग के लिए जनरल डैन कैन और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ दिखाई दिए थे। इसके बाद पेंटागन की कोई और मीटिंग हुई हो, इसे लेकर ओपन सोर्स में कोई डिटेल मौजूद नहीं। हाँ, लेकिन चर्चा जरूर होने लगी। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है जिससे कि वहां के प्रेसिडेंट को किसी भी देश के ऊपर न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने का अधिकार तो होता है, लेकिन वो भी एक प्रक्रिया के तहत होता है। पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में सेना और प्रेसिडेंट के बीच में काफ़ी विवाद रहा है। वहाँ के सेनाध्यक्ष को हटाया भी गया इस युद्ध के दौरान, और तब ये एक विचार लोगों के मन में आया कि ऐसा तो नहीं कि प्रेसिडेंट न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करना चाहते थे, सेना मना कर रही थी, इस वजह से वेपन लॉन्च नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी लैरी जॉनसन जैसे लोग जो CIA के एनालिस्ट रहे हैं, वो भले ही इस तरह का दावा कर रहे हों, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसके बारे में कभी संजीदगी से हामी नहीं भरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रंप के न्यूक्लियर कोड्स की खबर सुर्खियां बनी। अमेरिका का एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट अपने खुलासों की वजह से ग्लोबल हेडलाइन बन चुका है। जिस शख्स को आप देख रहे हैं उसका नाम एंड्रयू हग है। अमेरिकी सेना के न्यूक्लियर एंड केमिकल श्योरिटी ब्रांच का चीफ है। किसी रेस्टोरेंट में एक अजनबी से बात करते हुए उसने कई खुलासे किए। न्यूक्लियर चीफ ने स्टिंग में सबसे चौंकाने वाला दावा ये किया कि अमेरिका के पास अभी भी घातक नर्व एजेंट है। So, nerve agent is a chemical weapon that if you spray it on people, it will make a certain enzyme, which is called cholinesterase. It regulates your neural transmissions, okay? So with this chemical, this nerve agent, it kills that enzyme. And lungs won't work, your heart won't work, nothing will work. What we have is here in Maryland. अमेरिका का ये परमाणु वैज्ञानिक यहीं नहीं रुका।
उसने ये तक कहा कि इस नर्व एजेंट की वजह से आर्मी की एक केमिस्ट की मौत हो गई थी। She was just being lazy and she like wore Crocs and she, got lazy. What? Who's she or what? Like she's a lab chemist. She's a lab tech. She's supposed to wear all this gear and she's like, I don't like it. She just wore like Crocs and her own clothes. Yeah. And so it's soaked in her clothes. It just soaked very well on her skin. वीडियो में अमेरिकी न्यूक्लियर ब्रांच चीफ ने स्वीकार किया कि ईरान में अमेरिकी हवाई हमलों में बच्चे मारे गए हैं, जिसे कोलैटरल डैमेज करार दिया। कहा यह भी गया कि अमेरिका ईरान के संभावित अगले सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को रास्ते से हटाने की योजना बना रहा है। He might kill the next guy, the son. If he does the Spanish ways, then he can kill him. We're gonna shoot missiles and destroy some stuff. Yeah. But if you want to like win, if you want to like make the country do what you want, you have to put people there. I was hearing something that we killed kids in the car. Did we actually? There's been some collateral damage, yeah, for sure. They always die in war. Yeah. अमेरिकी न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने कैमरे पर कबूल किया कि खुफिया जानकारी निकालने का सबसे आसान तरीका एक सुंदर लड़की को भेजना है। उसने अंडरकवर पत्रकार से बातचीत के दौरान अपनी व्यक्तिगत संवेदनशीलता और सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी को भी प्रदर्शित किया। हालांकि इस वीडियो यानी स्टिंग के सामने आने के बाद एंड्रयू हक को एडमिनिस्ट्रेटिव लीव यानी प्रशासनिक छुट्टी पर भेज दिया गया है और उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। कई देशों की नजरें इस वक्त घड़ी की उन सुइयों पर टिकी हैं जो शायद किसी बड़े धमाके की ओर बढ़ रही हैं। एक तरफ सीज फायर की लटकती हुई फाइल है तो दूसरी तरफ उस खौफनाक बारूदी तूफान के आने से पहले की खामोशी है। दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को जुबानी तौर पर आगे बढ़ा दिया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ईरान इस सीज फायर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उल्टा वो ट्रंप के मीम और एआई वीडियोस बनाकर एक तरफा सीज फायर का मजाक उड़ा रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी इसलिए सीज फायर एक्सटेंड कर दिया, लेकिन ईरान कहता है कि वो हर सिचुएशन के लिए तैयार है और इसीलिए आईआरजीसी के कमांडर अब सरहदों का दौरा कर रहे हैं, जवानों में जोश भर रहे हैं, क्योंकि उनका साफ कहना है कि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है। इधर ईरान में पावर पॉस्चरिंग हो रही है। एक बार फिर लड़कियों के हाथों में हथियार वाली परेड वायरल की जा रही है। क्या दावा ईरानी मीडिया का कि वो लड़कियां हैं जो ईरान पर जान कुर्बान करने से हिचकिचाती नहीं है। कुल मिलाकर ईरान अब जंग के मूड में जिस तरह से है, कम से कम उसका सिग्नल जबरदस्त दिया जा रहा है और सवाल अमेरिका को लेकर है, क्योंकि अमेरिका अब भी धमकियां तो दे रहा है। ट्रंप के मंत्री ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के साथ साथ इकोनॉमिक फ्यूरी की बात करते हैं, कहते हैं कि ईरान की तेल वाली लाइन पर वार करेंगे, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्यों हाफ सीज फायर पर नए युद्ध की बातें हो रही हैं? देखिए सीज फायर की मुनादी करने वाले ट्रंप कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्या सीज फायर की शांति के आगे बारूदी तूफान है? एक तरफा सीज फायर की इनसाइड स्टोरी क्या है? इन सवालों का मुकम्मल जवाब दें उससे पहले ईरानी मीडिया ने सीज फायर पर सुपर पावर की बेचैनी का जो वीडियो रिलीज किया उसके एक एक फ्रेम पर गौर कीजिए। 45 सेकंड के इस वीडियो में ईरान ने दुनिया को ये मैसेज दिया कि अमेरिका खुद बातचीत के लिए बेताब है। खुद अमेरिका के ऑर्डर पर पाकिस्तान ने सीज फायर की मेज सजाई। We are having very great negotiations with Iran. If Iran doesn't come to negotiate, we're going to bomb them. So where are the Iranians? This is from Iran. All right. Then I will extend the ceasefire at Pakistan's request.
इस्लामाबाद टॉक्स के सेकेंड राउंड में जब ईरान नहीं पहुंचा तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लियर किया, पाकिस्तान की गुजारिश पर अमेरिका ने अनिश्चित वक्त तक सीज फायर का टाइम बढ़ा दिया। लेकिन कुछ ही घंटे बाद ट्रंप के सुर ईरान को लेकर फिर बदल गए। मैंने 2 दिन पहले कहा था, जब उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान में वार्ताकार नहीं भेजेंगे, मैंने कहा था कि वो उन्हें भेजेंगे। उनके पास उन्हें भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई विकल्प था, उन्हें बातचीत करनी ही होगी। और आप जानते हैं, मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर ईरान समझौता कर लेता है तो वह खुद को बहुत अच्छी स्थिति में ला सकता है। वो खुद को फिर से एक मजबूत राष्ट्र, एक शानदार राष्ट्र बना सकते हैं। वो अद्भुत लोग हैं, लेकिन वो खून खराबे के प्यासे लगते हैं। ट्रंप का पाकिस्तान का नाम लेना महज इत्तफाक नहीं है, ये एक सोची समझी कूटनीतिक रणनीति है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के जरिए ईरान के भीतर उस गुट तक संदेश पहुंचे जो बातचीत का पक्षधर है। अमेरिका ईरान के अंदर लीडरशिप में जो दरार है उसका फायदा उठाना चाहते हैं। अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान से भी कड़े रिएक्शन आए। ईरान ने क्लियर कर दिया जो जंग के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सेना के कमांडरों की बार बार दी जा रही धमकियों के मद्देनजर हम चेतावनी देते हैं कि ईरान के खिलाफ किसी भी प्रकार की आक्रामकता और कार्रवाई की स्थिति में ईरान की सेनाएं पहले से निर्धारित लक्ष्यों पर तुरंत पूरी ताकत से हमला करेंगी और आक्रामक अमेरिका और ईरान के बच्चों की हत्या करने वाले इजराइल को पहले से कहीं अधिक कड़ा सबक सिखाएंगे। हम किसी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। एक तरफ सीज फायर की मुनादी, दूसरी तरफ अमेरिका की नजर खार्ग आइलैंड पर है। अमेरिका कहता है कि खार्ग से ईरान के तेल की एक भी बूंद बाहर नहीं जाने देंगे। यानी अमेरिका सीधे ईरान की नस को चोक करना चाहता है, क्योंकि ईरान का लगभग 90% तेल खार्ग आइलैंड के जरिए ही दुनिया भर में जाता है। एक तरफ खार्ग पर तनाव गहरा रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी कर रखी है। ऐसे में शांति और सीज फायर का रास्ता कैसे निकलेगा? I think the main issue here is that the two sides departed Islamabad, days ago without a firm date and time set for the next round of talks. So they left it somewhat open on the calendar. Obviously, you had the timeline for the ceasefire that was agreed to. I think some of the steps taken in the interim since then, certainly with the United States now issuing a blockade of Iranian ships coming out of the Strait of Hormuz, is seen by Iran as escalatory and certainly in violation of at least the spirit of the ceasefire that was agreed to in Islamabad. Washington is countered with accusations of its own that Iran is not fully abiding by. So I think at the macro level, you have some issues that remain unresolved. अमेरिका जानता है कि ईरान पर सीधी सैन्य कार्रवाई से तेल के दाम आसमान छू लेंगे, जो चुनावी साल में अमेरिका के लिए आत्मघाती हो सकता है। इसीलिए खार्ग की धमकी और तेल न निकलने देने का दबाव बनाया जा रहा है, ताकि ईरान को बिना युद्ध लड़े आर्थिक तौर पर घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सके। अब सवाल है कि क्या ऐसे हालात में ईरान अमेरिका सीज फायर की मेज पर आएंगे? क्या दोनों मुल्कों में शांति का कोई रास्ता निकलेगा? हमें उम्मीद है, हमें पक्का पता नहीं है, हम उसके लिए तैयार हैं। यह अमेरिका पर निर्भर करता है। अगर वो नाकाबंदी हटा लेते हैं तो मुझे लगता है कि बातचीत का अगला दौर शुरू होगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक तरफा सीज फायर की टाइमलाइन तो बढ़ा दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बारूद ठंडा पड़ गया। हॉर्मुज़ से आई ये लेटेस्ट तस्वीरें इसका सबूत हैं। 22 अप्रैल की सुबह ईरानी सेना ने एक मालवाहक जहाज पर फायरिंग की। जहाज को खासा नुकसान पहुंचा। दावे ये भी किए जाने लगे कि हॉर्मुज़ के कुछ हिस्सों में ईरान ने फिर माइंस बिछा दिए हैं और हॉर्मुज़ से जहाजों को गुजरने के बदले $20 लाख तक की रकम मांगी जा रही है।
अब ऐसे हालात में शांति टिकेगी या नहीं, क्योंकि ये शांति किसी समझौते की बुनियाद पर नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति अविश्वास और तैयार रहने के संकल्प पर टिकी है। ईरान के पास मिसाइलें हैं, अमेरिका के पास नाकेबंदी की ताकत। सवाल ये भी कि पहले कौन पलक झपकाता है, क्योंकि इस शतरंज की बिसात पर एक छोटी सी चाल पूरे पश्चिम एशिया को आग में झोंक सकती है। अब से थोड़ी देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से बातचीत की संभावना जताई। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट कहती है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा पाकिस्तान में दोनों देशों के बीच वार्ता शुक्रवार तक शुरू होना संभव है। सवाल है कि सुपर पावर का टैग लेकर दुनिया में दबंगई दिखाने वाला अमेरिका बातचीत के लिए इतना बेचैन क्यों है? क्या वॉशिंगटन में अब भी ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन्स की चर्चा हो रही है? क्योंकि ईरान ने चर्चा का कोई स्कोप छोड़ा नहीं। वो तो अपनी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल लेकर सड़कों पर उतर आया है। ईरान के शहर शहर उसकी मिसाइल पावर की नुमाइश लगी, लोग इकट्ठा हुए। दूसरी तरफ वॉशिंगटन में जब इन तस्वीरों को देखा गया, वीडियो का जवाब फिर वीडियो से दिया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपनी फायर पावर को दिखाते हुए क्या टैगलाइन दी है? रीआर्म्ड रेडी, यानी अमेरिका भी महायुद्ध के नए राउंड के लिए तैयार है। सवाल है कि अब अमेरिका के पास मिसाइल पावर का स्टॉक कितना बचा है? क्या 40 दिन में अमेरिका की आधी मिसाइल पावर खत्म हो गई है? ईरान क्यों कह रहा है कि हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में इन सभी सवालों के जवाब। इन तस्वीरों को देखकर ईरान और अमेरिका की युद्ध नीति का सिस्टम दुनिया को समझ आने लगा है। वो ईरान जो अमेरिका से कई तरह से छोटा है, उसने अपने जज्बे से अमेरिका को अभी तक जंग के मैदान में बनाए रखा। अमेरिका शायद जंग से निकलना चाहता है, लेकिन ईरान मिसाइलें चमकाता है। एक तरह से चुनौती दी जा रही है, युद्ध करना है तो करो, और अगर हमारी एनर्जी साइट्स पर हमला किया तो मिसाइलों का मुंह खोल देंगे। हम पूरी तरह तैयार हैं। वक्त था जब अमेरिकी हमसे कहते थे कि तुम अपनी मिसाइलों की रेंज कम कर दो, और हम ये बात बेहद संजीदगी से कह रहे हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि हमारी मिसाइलों की आधिकारिक रेंज 2200 किलोमीटर है, लेकिन हमारे पास इससे भी लंबी दूरी की मिसाइलें मौजूद हैं। इस धमकी और आक्रामक रवैये के पीछे एक नहीं कई वजह हैं। दरअसल अमेरिका बार बार अपनी शर्तें गिना रहा है, लेकिन ईरान कहता है कि सीज फायर के लिए यूरेनियम यानी ईरानी परमाणु प्रोग्राम और हॉर्मुज से आगे जो बात करनी है करो, इन दोनों पर कोई बात नहीं होगी। There's still a war there. We have to be conscious of that. There is a ceasefire, and luckily I learned that it has been extended, but we are in a state of war. The situation of the Strait will inevitably need to be solved in conjunction with the others, because the freedom of passage has become a bargaining chip between the sides because of the underlying tensions. So inevitably that will have to be addressed in conjunction with other problems. But of course we need to assure freedom of navigation. It is essential for world economy. It is essential for all. दुनिया की ये बातें ईरान सुनता है और उसी हिसाब से रिएक्ट करता है, और शायद इसी के चलते अब तक जो तस्वीरें अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से आती रही हैं, वो अब सबके सामने हैं। ईरान का जोश और कॉन्फिडेंस हाई है। ईरान ने पहली बार खुले तौर पर अपनी मिसाइल पावर को इस तरह दुनिया के सामने रख दिया। तेहरान की सड़कों पर ईरान ने मिसाइलों और हथियारों का खुला प्रदर्शन किया। अमेरिका इजराइल को संदेश दिया कि खुर्रम शहर से लेकर सेजील तक हमारी मिसाइल पावर अभी बाकी है। संदेश तो खाड़ी देशों, खासकर यूएई, बहरीन, कतर के लिए भी स्पष्ट है। मैसेज ये कि अगर भविष्य में ईरान के खिलाफ अमेरिका ने उनके सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल किया तो परिणाम गंभीर होंगे।
वहाँ ईरान के अंदर जो है खुर्रमशहर 4 और फतेह जैसी मिसाइलों को प्रदर्शन किया, हजारों की संख्या में लोग बाहर निकल के देशभक्ति के नारे लगाने लगे। ये बात बिल्कुल साफ दर्शाता है कि ईरान ने एक तो अमेरिका और इजराइल को धमकाने की कोशिश की, चेताने की कोशिश की है कि आप ये मत सोचिए कि हम अभी पीछे हट जाएंगे। दूसरा, वो ये भी चाह रहे हैं कि उनके ईरान के अंदर जितने भी लोग हैं सब एकजुटता रहे, नेशनलिज्म बना रहे। और तीसरा, ये भी दिखाने की कोशिश थी कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। यही वजह है कि अब खाड़ी मुल्क बार बार ईरान और अमेरिका को युद्ध खत्म करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस बार युद्ध के भड़कने हॉर्मुज के लगातार बंद रहने का मतलब है बड़े पैमाने पर दुनिया की आर्थिक तबाही। हॉर्मुज स्ट्रेट के इस तरह से लंबे समय तक बंद रहने से ये संकट क्षेत्रीय संकट से वैश्विक संकट में बदल गया है। इसका असर ऊर्जा क्षेत्र, आपूर्ति और मांग के प्रवाह, उत्पादन और बाकी चीजों पर पड़ता है। वास्तव में ये दुनिया के कई देशों में जीवन के अलग अलग पहलुओं से जुड़ा हुआ है। आज इस बंद का प्रभाव इन घरों पर महसूस किया जा रहा है जहां बिजली और हीटिंग की आपूर्ति हजारों किलोमीटर दूर मौजूद देशों में भी नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं है। इस संकट का अंतिम समाधान निकालने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा। तो ये तो बात थी वॉर जोन की, लेकिन आइए देश में लौटते हैं और आपको ले चलते हैं चुनावी वॉर जोन में। ठीक 9 घंटे बाद यानी सुबह 7 बजे तमिलनाडु की सभी 234 सीट और पश्चिम बंगाल विधानसभा की पहले चरण की 152 सीटों पर मतदान शुरू हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में अब तक सिर्फ 3 दलों या गठबंधन की सरकारें रही हैं। कांग्रेस ने आजादी के बाद 20 साल तक राज किया, उसके बाद लेफ्ट ने 34 साल शासन किया और लेफ्ट को सत्ता से हटाने के बाद तृणमूल कांग्रेस पिछले 15 साल से सत्ता में है। यानी बंगाल का इतिहास कहता है कि वहां के लोग एक बार किसी को चुन लेते हैं तो उस पर 15, 20, 30 साल तक भरोसा करते हैं। तो क्या बंगाल के लिए ये चुनाव अब परिवर्तन का चुनाव है? सियासी तौर पर बेहद संवेदनशील माने जाने वाले सूबे में सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए लोकप्रिय चेहरा, अनुशासित कैडर, सॉलिड वोट बैंक के अलावा कमजोर विपक्ष भी जरूरी होता है। लेकिन क्या ममता बनर्जी के पक्ष में ये सारे गणित मौजूद हैं आज की तारीख में? मतदाता सूची, मुस्लिम वोट, मां, माटी, मानुष, महिला आरक्षण और माछ मांस जैसे मुद्दे चुनाव प्रचार में छाए हुए हैं। लेकिन असल में ये वोट किसे दिलाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और बड़ी बात, वोटर लिस्ट से जो 90 लाख नाम कट गए हैं वो किसका नफा या नुकसान करेंगे? इनको यहाँ से जाना ही होगा। नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बन गया है। ये नूतन देखा दाओ बार बार। লাল মাটির দেশ, আমার নিজের দেশ, থামসা মাদল একতারা। আড়াইটা সূর্য হাসে। जय बीजेपी सरकार। बैटल ऑफ बंगाल के फर्स्ट राउंड में कौन बाजीगर बनेगा? कौन सा मुद्दा, कौन सी थ्योरी इस बार बंगाल की सियासी पिच पर चलेगी? 152 सीटों का रण रेडी है। मुद्दों के ज्वार के बीच सबसे सॉलिड मुद्दा है एसआईआर। क्या यह वोटर्स का मूड स्विंग करेगा? कि एसआईआर में वोटरों के नाम हटाए जाने के बाद वोटिंग पर और आखिरकार परिणाम पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले तो देखते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। नवंबर 2025 में पश्चिम बंगाल में 7.7 करोड़ वोटर्स रजिस्टर्ड थे। इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर की बड़ी एक्सरसाइज चलाई। उसके बाद मार्च 2026 में यह आंकड़ा घटकर 6.8 करोड़ वोटर हो गए। यानी कि टोटल इलेक्टोरल रोल में से 11.6% वोटर गायब हो गए, यानी 89 लाख वोटर कम हो गए पिछले साल नवंबर की तुलना में। अब ये 11.6% वोटर्स का कम होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप पिछले 2 चुनाव देखते हैं, लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, उससे पहले पिछला जो विधानसभा चुनाव था, तो वहां पे बीजेपी और टीएमसी में जो गैप है वो कम होता जा रहा है।
21 के चुनाव में टीएमसी की आई थी 215 सीटें। 2024 में वैसे तो लोकसभा था, जब उसको हम कन्वर्ट करते हैं असेंबली इलेक्शन में, तो टीएमसी की लीड्स थी 192 और बीजेपी की थी 90, जबकि 2021 में थी 77। तो ये है सीटों का खेल। लेकिन जब मैं इसको वोट्स में देखता हूं तो 2021 के चुनाव में बीजेपी और टीएमसी में लीड का गैप था करीब 10% का। 10% का फासला था, टीएमसी आगे थी, बीजेपी पीछे। टीएमसी के वोट्स थे 48.02 और बीजेपी के करीब 38%, यानी करीब 10% का गैप था टीएमसी और बीजेपी में। ये गैप कम होके 2024 में 46.16 वोट मिले टीएमसी को और करीब 39% वोट मिले बीजेपी को, यानी करीब 7% का गैप। तो जो 10% गैप था 21 में, वो घट के हो गया अब 7% 24 में, और कुल मिला के 11.6% वोटर तो वोटर लिस्ट से गायब हो। बंगाल के चुनावी महासंग्राम में अब की बार घुसपैठ बड़ा मुद्दा है, जिसे बीजेपी कैश करने के मूड में है। बीजेपी अपनी चुनावी रैलियों में इसे आधार बनाकर दीदी पर सीधे विरोध की मिसाइल दाग रही है। ये चुनाव पूरे बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त बनाने का चुनाव है। बंगाल से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये दीदी कहती है घुसपैठिए को बचा कर रहो। एसआईआर हुआ तो बंगाल में 89 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से कटा। अब जिले कौन से हैं जहां सबसे ज्यादा डिलीशन हुआ और जो अब की बार चुनाव नतीजों को सीधे इंपैक्ट करेंगे? पहली बात तो ये समझनी होगी कि जितनी भी सीटें हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा एसआईआर डिलीशन हुए, कई सारे वो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि बांग्लादेश से सटे हुए हैं। अगर आप देख लीजिए, बांग्लादेश से सटे हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस हीट मैप में पाएंगे, वहां पे ज्यादा वोटों की कटौती हुई है। जो भारत के बाकी राज्यों से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे भी एसआईआर का प्रभाव है, लेकिन इतना नहीं। तो हमने एक एनालिसिस किया, हमने देखा कि ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर बीजेपी और टीएमसी में लीड का फासला कितना था और वहां पर वोट कितने कटे। यहां पे आपको समझ में आएगा, आना शुरू होगा कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में इस बार कहानी बन क्या रही। देखिए, पश्चिम बर्धमान का डिस्ट्रिक्ट, यहां पर पिछले चुनाव में टीएमसी और बीजेपी में जो गैप था वो 2.7% था, यानी टीएमसी बीजेपी से केवल 2.7% वोट आगे थी। लेकिन एसआईआर के चलते यहां पे 16.4% वोट कम हो चुके हैं, यानी गैप था केवल 2.7, अब 16% वोट कम हो चुके हैं। यानी कि अब अगर ये 16.4% वोटर ज्यादा टीएमसी के वोटर हैं तो फिर पश्चिम बंगाल का समीकरण पूरा बदल सकता है। इसी तरह से दक्षिण दिनाजपुर को लेते हैं, यहां पर टीएमसी और बीजेपी में गैप था पिछले इलेक्शन में, केवल 4.2% का फासला था दोनों पार्टियों में, लेकिन एसआईआर में वोट कटे हैं 13.2%। यानी दक्षिण दिनाजपुर में भी जैसे ही आप एसआईआर के वोट को घटाते हैं तो बीजेपी और टीएमसी में जो गैप था वो खत्म हो जाता है और फिर चुनाव पहले की तुलना में बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। एक और डिस्ट्रिक्ट उठाते हैं, नॉर्थ 24 परगना। यहां पर टीएमसी की बढ़त थी बीजेपी पर 14.2% की। यहां पर एसआईआर में वोट कटे हैं 14.9। अगर ये एसआईआर के वोट ज्यादातर टीएमसी के वोट हैं तो यहां पर भी दोनों पार्टियों में गैप बहुत कम हो जाता है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं आंकड़े हावड़ा के, उत्तर दिनाजपुर के। ये तो वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर वोट शेयर में जो लीड थी टीएमसी की वो एसआईआर डिलीशन से कम है। कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, जैसे मालदा लीजिए, दक्षिण 24 परगना लीजिए, कोलकाता नॉर्थ लीजिए, मुर्शिदाबाद लीजिए, कलकत्ता दक्षिण लीजिए। यहां पर टीएमसी की लीड बीजेपी पे ज्यादा बड़ी थी, 20%, 29%, 31%, 35%। लेकिन एसआईआर में वोट कटे हैं 14%, 12%, 29%, 12%, 27%। यानी कि एक तो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है, आपने 21 में देखा 10% का गैप, 24 में आपने देखा 7% का गैप, और साथ ही साथ 11% वोटर लिस्ट से गायब हो चुके हैं।